एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज अगर हम बात करते हैं पीसीबी की, तो पीसीबी ने अभी रिसेंटली मिस्टर सलमान बट को इंडक्ट किया है एज अ कंसल्टेंट। इस पर बहुत तनकीद हो रही है। हर कोई इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए मोहम्मद आसिफ की या मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर को देखिए, ही हैड अ कम बैक इन द क्रिकेट टीम एंड एवरीवन एक्सेप्टेड दैट। इवन रमीज राजा की स्टेटमेंट थी कि अगर बाकी क्रिकेटर्स को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ने अगर जाना है तो चले जाएं। लेकिन ये तो इस तरह ही आ गए वापस, इनका कमबैक हो गया, तो जस्ट डील विद इट। मतलब मोहम्मद आमिर को वार्म हार्टेडली वेलकम किया गया था। अब अगर बात करी जाए मिस्टर सलमान बट की, तो ये वही केस था तीनों का, स्पॉट फिक्सिंग का, जिसमें मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आमिर थे एंड मिस्टर सलमान बट भी थे। तीनों पे इल्जामात बराबर के लगे थे। मोहम्मद आसिफ नहीं, मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर की बात करूँ, उनका तो कमबैक हो गया। मोहम्मद आसिफ ने ठीक है, उन्होंने अपना एक साइड ट्रैक कर लिया हुआ है। लेकिन अब सलमान बट अगर आ ही गए हैं, क्रिकेटर बन के तो नहीं आए ना, नेशनल टीम में तो नहीं खेल रहे ना, एज अ कंसल्टेंट ही आए ना इतने सालों बाद। तो अब तनकीद करना तो मेरे ख्याल से नहीं बनता, इतनी एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए थी। कहाँ स्पॉट फिक्सिंग का 2010 का केस, अब तो ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर कोई चीज़ हो गई है पास्ट में और उसके ऊपर लगे हुए जो इल्ज़ामात है या जो सज़ाएं उन्होंने वो काट ली है, तो पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। आई थिंक एवरीवन शुड बी गिवन अ सेकंड चांस। एवरीवन ऑन अर्थ शुड बी गिवन अ सेकंड चांस, चाहे वो जोन सा मर्जी फील्ड हो या जोन सा मर्जी रिलेशन हो। अब बात की जाती है तनकीद होने पे, तो ये क्यों हो रही है? ऐसा कंसल्टेंट अगर कोई आ ही गया है, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर ली जाए। क्या कहते हैं? मैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान साहब से पूछूंगी कि मुझे बताए, तनकीद बनती तो नहीं है अब तनकीद किस बात पे हो रही है? तनकीद जो हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे? जो जिस बात पे इन तीनों को सज़ा मिली थी हम्म। और सज़ा देने वाली जो मजाज अथॉरिटी थी, और फिर उसके बाद बरतानिया की अदालत में हुआ, गलती तो थी इनकी। इनका तो हो गया, इनको सज़ा मिल गई, हम्म। ठीक है। अब ये देखने वाली बात है जो किसी ने आज तक नहीं देखी, कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम आईसीसी कहते हैं, जी। उसके किसी ने मामलात परखे इस मामले पे, और आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके मामलात किसी ने परखे इसी मामले में। और उसके बाद जो बरतानिया की अदालत का फैसला आया, उसमें क्या खामियां थीं, क्या डेफिशिएंसीज थीं, ये क्या उसमें इबाहम था, क्या कन्फ्यूजन थी, क्लैरिटी बहुत सारे मामलों में नहीं थी। इसकी तरफ कोई गया ही नहीं, सिरे से नहीं गया। वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पे, सलमान बट, आमिर, आसिफ और मज़र मजीद जो था, उस पे रहा कि जी इन्होंने तो लुटिया ही डबो दी, इन्होंने नाक कटवा दी, सारा कुछ हो गया। चलो ठीक है, इन्होंने नाक कटवा दी, लेकिन इनके नाक कटवाने के साथ साथ आईसीसी ने, एसीयू ने और बरतानिया की अदालत ने क्या किया? उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, किसी ने उसको परखा ही नहीं जाके। सबसे पहले बात होती है कि 1,50,000 पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, वो दिए गए मज़र मजीद को। किसने दिए? मज़र महमूद एक था, अंडर कवर रिपोर्टर था न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का। उसने दिए कि जनाब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दें आप। और वो कैसे मिला था जाके मज़र मजीद को? वो मिला था कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैटिंग सिंडिकेट। वो ट्रैप हो गया मज़र मजीद। 1,50,000 पाउंड उसके सामने पड़ा हुआ है, ब्रिटिश पाउंड। वो ट्रैप हो गया। उसने कहा फिर कि जी फलाना फलाना खिलाड़ी तो मेरे अहकामात पे अमल करता है। और ये है कि 3 मुख्तलिफ ओवरों में, 3 मुख्तलिफ गेंदों में 9 बॉल होगी, और ऐसा ही हो गया। अब ये उसके पास ऑडियो वीडियो कर रहा था वो, इनको पता ही नहीं चला कि वो ऑडियो वीडियो के साथ आया हुआ है। और ये 26 अगस्त 2010 का वाक़या। तो 26 अगस्त को मिलता है। 26 अगस्त को 2 बॉलें 9 बॉल होती हैं। तीसरी बॉल इसलिए नहीं होती 26 अगस्त को कि बारिश हो जाती है। फिर वो तीसरी 9 बॉल जो है ना 27 को जाके होती है। 29 अगस्त को वो रिपोर्ट देता है, स्टोरी दे देता है। 29 अगस्त के बाद 2 सितंबर 2010 में, यानी कि 4 दिन बाद ही आईसीसी चार्ज कर देती है इन तीनों खिलाड़ियों को कि जनाब इन्होंने तो स्पॉट फिक्सिंग की है।
पॉइंट आता है कि 9 बॉल पे बैटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। 9 बॉल पे बैटिंग सट्टेबाजी क्या बुक मेकर या बुकिया कबूल करता है कि नहीं करता? ये बड़ा वैलिड पॉइंट था। उस जजमेंट में किसी एक जगह पे इसका जिक्र नहीं है कि 3 बॉल जो 9 बॉल हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद पर 1,50,000 पाउंड मज़र मजीद को दिए गए थे, वो बेट कहाँ हुए? लंदन में लीगल बुक मेकर होते हैं। लंदन का बुकिया लीगल बुक मेकर है। उसके पास होता तो आईसीसी उस मैच का सारी की सारी बैटिंग मंगवा सकती है, सारा रिकॉर्ड मंगवा सकती है जिस पर उनको शक हो। उसके बाद आया था इंडिया की इलीगल बुक मेकर्स, बुकिए, बहुत बड़ी दुनिया है। इंडिया का इलीगल बुक मेकर हो या लंदन का लीगल बुक मेकर हो, वो 9 बॉल पे बैटिंग नहीं लेता। ये उन लोगों को पता है जो सट्टेबाजी की दुनिया को जानते हैं या बुक मेकर्स की दुनिया को जानते हैं, बुकियों की दुनिया को जानते हैं, ये उनको पता है। आम बंदे को नहीं पता कि 9 बॉल पे भी बैटिंग होती है और बैटिंग एक्सेप्ट की जाती है। 1,50,000 पाउंड 2010 में अगर इंडिया के रुपए लिए जाएं तो 71 रुपए बनते थे इंडिया के, एक ब्रिटिश पाउंड पे। तो उसी लिहाज से ये 1,50,000 पाउंड कोई करोड़ रुपए के करीब हो गए। पाकिस्तान के 132 रुपए थे उस वक्त, एक ब्रिटिश पाउंड के बराबर। तो पाकिस्तान के 2 करोड़ रुपए बनते हैं ये। अब ये बात बड़ी हैरत की बात है कि हंसी भी निकल जाती है। लोग कहेंगे ये हंस क्यों रहा है? हंसी इस बात पे निकल जाती कि 1 करोड़ रुपया इंडिया और 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए किस बुक मेकर ने एक्सेप्ट करने थे 9 बॉल के ऊपर? पंटर जाता है और पंटर कहता है कि जी ये तीसरा ओवर है, इसकी पहली बॉल 9 बॉल होगी। ये जी छठा ओवर है, इसकी 10वीं बॉल होगी। ये 10वां ओवर है, इसका 5वीं बॉल 9 बॉल होगी। वो बुक मेकर बुकिया मुझे दुनिया में एक निकाल के दिखा लो जो इतना ही बेवकूफ़ है, जो इतना ही गधा है कि एक बंदा पंटर उसके पास स्पेसिफिक बुक पे आ रहा है, वो ओवर का नाम ले रहा है कि जी तीसरा ओवर है, इसकी तीसरी गेंद है। ये छठा ओवर है, इसकी 10वीं गेंद है। 10वां ओवर है, इसकी 6वीं गेंद है। यार कौन सा बुक मेकर इस तरह से आपकी बेट लेगा और कहेगा यार भाईजान आप माफ़ करें, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहे हो, आप कोई और जगह पे जाएं। 9 बॉल पे पूरी दुनिया में 1,50,000 पाउंड बेट हो ही नहीं सकते, सट्टेबाजी हो ही नहीं सकती, चाहे वो लीगल बुकिया है या इलीगल बुकिया है। वो 1,50,000 पाउंड यानी कि 1 करोड़ रुपए इंडिया का और पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए, वो 9 बॉल पे कैसे लेगा? ये तो बिल्कुल मत मारने वाली बात है ना। लोगों की तो मत इस वजह से वजह होती है कि लोगों को दुनिया का पता ही नहीं, सट्टेबाजी की दुनिया की, बुकिया की दुनिया का। वो तो सुनते हैं और नहीं ये हुआ होगा। भाई कैसे हुआ होगा भाई? दुनिया जहाँ में करोड़ों अरबों रुपए की बैटिंग होती है, सट्टेबाजी होती है, वो 9 बॉल कहाँ से आ गया जो सट्टेबाजी में आया था? और वो कौन सा बुकिया होगा जो 9 बॉल पे जाके आपकी सट्टेबाजी एक्सेप्ट कर लेगा यार? वो मेरी तरह का बंदा तो नहीं कि सत्तार खान ने आज उसको पैसे उसके पास अचानक बहुत सारे आ गए हैं, आज उसने बुक खोल लिया कि बुक में बहुत पैसा है। वो सत्तार खान भी नहीं लेगा जो आज ही बैठा है, पहला उसका घंटा है, उसका पहला मैच है, वो 9 बॉल के ऊपर 1,50,000 पाउंड की बेट नहीं लेगा। पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं। ये बात हो गई। अब जजमेंट में ये बात तहरीर है, जज सब जजमेंट में ये बात तहरीर कर रहे हैं कि जी एन इंडिविजुअल कैन अर्न 40,000 पाउंड टू 50,000 पाउंड ऑन ए नो बॉल, causing bookmaker losing heavy amount by a cheating punter। अब ये अजीब सी बात है कि वो अदालत ने ये कहाँ से गेज कर लिया कि एक पंटर 40,000 पाउंड से 50,000 पाउंड एक 9 बॉल पे कमा सकता है और बुकिए को बैटिंग करके बुकिए का कबाड़ा कर सकता है। कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली? ये 3 बॉल कहाँ पर बैट हुए थे? ये 3 9 बॉल कहाँ पर बैट हुए थे? उसके बाद अदालत एक अपने ही फैसले में लिखती है कि 2 से 3 साल तक ये तीनों प्लेयर
सलमान बट, आमिर और आसिफ, इनकी कॉल डिटेल्स हमारे पास हैं, टेलीफोन मोबाइल की कॉल डिटेल्स हमारे पास हैं, जिसमें ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहे हैं दिल्ली में, इंडिया में और दुबई में। किस मामले में पास ऑन करते रहे इंफॉर्मेशन? वो सट्टेबाजी या बैटिंग एक्टिविटी के हवाले से। अब ज़रा अदालत से पूछा जाता कि आपके पास मोबाइल की, टेलीफोन की कॉल डिटेल्स आ गई हैं, आप सुन रहे हैं कि सलमान बात कर रहा है दिल्ली में, इंडिया में, बम्बई में, और ये सलमान बट है, ये बम्बई में बात कर रहा है, या आमिर है या आसिफ है, ये बात क्या बात कर रहे होंगे? यही बात कर रहे होंगे ना, फलाना मैच है, फलाने मैच में ये हो जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मेरा हिस्सा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तो अदालत उसके साथ, वो तो बहुत बड़ा इशू बनता। ये तो सिर्फ 3 नो बॉल्स थी और सिर्फ 1,50,000 पाउंड थे। वो जो अदालत कह रही है कि 2 से 3 साल, ये इंडिया में और दुबई में कॉल डिटेल्स हैं। तो अदालत हमें बता दी कि किस किस को फ़ोन किया जा रहा था, वो कौन लोग थे जिनको ये फ़ोन कर रहे थे, उनके नाम क्या थे, और वो फ़ोन पे जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे वो इन्फॉर्मेशन क्या थी। आप कह रहे हैं सट्टेबाजी के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी। एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड बैटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो बताएं तो सही, 2-3 साल में तो आप खुदा की कसम, इससे बड़ा स्कैंडल नहीं आ सकता था। तारीख में इससे बड़ा स्कैंडल आज तक ना आ सकता। अब उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, लेकिन अदालत कह रही है। लेकिन अदालत किस बेस पे कह रही है? अदालत तो सबूत के बगैर, शवाहिद के बाद बगैर, इनक्रिमिनेटेड एविडेंस के बगैर वो कोई बात नहीं करती होती। वो हमारी तरह की नहीं कि मुंह उठा के बात कर दी। अदालत है, फैसला दे रही है, वो कर रही है। तो फिर अब ये देखें ना, ठीक है, उसके बाद ये हुआ ना, ये क्यों हुआ, ऐसी गलती क्यों हुई बरतानिया की अदालत से? हुआ ये था कि 2000 में एक मैच फिक्सिंग का स्कैंडल आया था और इंडिया की सीबीआई ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था। पूरी दुनिया में आज तक माना जाता है कि उससे बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। उसमें दुनिया जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है उनके खिलाड़ियों के नाम आ गए थे। अब इंडिया का ये था कि इंडिया की जो जुरिस्डिक्शन थी वो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स थे, जो नॉन इंडियन प्लेयर्स थे वो सीबीआई की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो उस वक्त था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो एंटी करप्शन यूनिट है, उसका हेड था पॉल कॉन्डन। पॉल कॉन्डन गया था इंडिया, और फिर पॉल कॉन्डन के इंडिया जाने की वजह से बाकी जितने ममालिक थे, उसमें पाकिस्तान भी आता है, जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। अब वहाँ पर उसकी मीटिंगें होती थी, पॉल कॉन्डन की मीटिंगें होती थी सीबीआई ऑफिशियल से, जिन्होंने वो इंक्वायरी तैयार की थी। उनमें से 2 अफसर थे जो रिटायर हो गए। उनको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एंटी करप्शन यूनिट ने नौकरी की ऑफ़र कर दी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो जाके एंटी करप्शन यूनिट में नौकरी शुरू कर दी, क्योंकि उनके क्रेडिट में था कि दुनिया की सबसे बड़ी मैच फिक्सिंग की इंक्वायरी उन्होंने की थी। जो नंबर 1 बंदा था ना, टॉप ऑफ सीबीआई की स्पेशल जो रिपोर्ट थी, उसका जो ऑथर था, उसने इनकार कर दिया था, उसने नौकरी नहीं एक्सेप्ट की थी। उसकी कोई वजूहत वही जानता होगा, हमें तो नहीं पता। अब वो 2 बंदों ने फिर अदालत की मदद की ये बताने में कि जनाब 9 बॉल पे बैटिंग होती है। अब ये नहीं पता कि वो सीबीआई के ऑफिशियल, जब आप इतनी बड़ी इंक्वायरी कर रहे हैं और इतनी कमाल की इंक्वायरी कर रहे हैं जिसकी दुनिया भर में दाग बैठ गई, और दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे जहाँ क्रिकेट खेली जाती थी, उन्होंने भी अपनी अपनी जगह पर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू कर दी थी, जिसके ताने बाने सीबीआई की इंक्वायरी से निकल रहे थे। अब वो लोग इस तरह की कैसे कर सकते हैं? यही बड़ी अजीब सी बात है। क्या अदालत को नहीं पता चला? अदालत बड़े आराम के साथ, बड़ी सहूलत के साथ, इतनी सहूलत, इतने आराम के साथ मैं नहीं कर सकता बात, जितनी आराम और सहूलत के साथ बरतानिया की अदालत कर सकती थी। कि अभी लीगल बुक मेकर हैं, उनको बुला के पूछते कि भाई 9 बॉल पे बैटिंग होती है कि नहीं होती? बुक मेकर, बुकिया एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता उस बैटिंग को? तो आपको पता चल जाता। और फिर साथ साथ ये है कि 1,50,000 पाउंड
हैवी बिग अमाउंट। इंग्लैंड का जो लीगल बुक मेकर है ना, वहाँ अगर आप बैटिंग का जाके देखें ना कि वहाँ प्रैक्टिस क्या होती है, $10, $20, 10 पाउंड, 20 पाउंड, 50 पाउंड, 100 पाउंड, 200 पाउंड, 300 पाउंड, 400 पाउंड, ये है 1,50,000 पाउंड। एक 9 बॉल पे स्पेसिफिक 3 ओवर हैं और उस 3 स्पेसिफिक ओवर्स की 3 गेंदें हैं। वो कैसे हो सकता है? वो पागल तो नहीं, क्या हमने पागल समझ लिया कि दुनिया भर के बुकिए जो मेरे ख्याल में बहुत, मेरी नज़र में बड़ी इंटेलिजेंट और बहुत ही सुपर क्लास की इंटेलिजेंट सेगमेंट होता है सोसाइटी का, बुकिया, हमने बुकियों को बेवकूफ़ समझ लिया कि जी उसने बेट एक्सेप्ट कर ली होगी। 9 बॉल की किसी जजमेंट में, वो जो बरतानिया की इदारत थी उसकी जजमेंट में 9 बॉल की बैटिंग का कुछ जिक्र ही नहीं है कि ये बैट हुआ था, बस ये चलो कहा जा ठीक रहा है, है। अच्छा चलें फिर इसके आगे हम चलते हैं। मुझे ये बताइए कि ये तो चले हो गया ना, इट्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री नाउ। व्हाट आई पार्ट ऑफ नीड टू द नो, हिस्ट्री? नो नो नो, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री रिलेट योर करंट सिचुएशन, आज की ऑलराइट। सिचुएशन मेरा एंड सवाल फ्यूचर सुनिए। के साथ। ये नहीं ठीक हो है, सकता कि क्राइम हो गया तो आप कहें माजी है भूल ठीक है, जाओ। अब मेरा सवाल ये है आपसे, मोहम्मद आमिर ने भी तो कम बैक किया ना, एक्सेप्टेंस हुई उसकी, इट्स बीन ईयर्स नाउ। तो अब ऐसा कंसल्टेंट क्या है? कंसल्टेंट ही है ना, कि क्या ये चल क्या रहा है पीसीबी में? तो हैरान हूँ। पहले जक्का अशरफ आते हैं, हु इज़ नॉट इवन रेलिवेंट टू द पोजीशन ही इज़ बीन हायर्ड फॉर। रिसेंटली पर डायरेक्टर बन जाते हैं मोहम्मद हफीज़। ऑस्ट्रेलिया जाके पता चलता है वो पहले से इंडक्टेड है। अनाउंसमेंट्स, इश्तिहारात बाद में जा रहे हैं। मतलब पीसीबी, क्या पीसीबी अपने साथ ही खेल रहा है या पीसीबी जोन आउट है आजकल? क्या चल क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती। सलमान बट का बन जाना चाहिए था, अच्छी बात है। ही हैड बीन ट्राइंग हार्ड फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, क्योंकि ठीक है वो एक केस हुआ, वो मसला हुआ, लेकिन दोबारा ही वांटेड टू कम बैक into the cricket team. But now if he's been inducted as a consultant, what's the point? What's the point of आप all क्या this drama? समझती हैं कि कंसल्टेंट कोई चपरासी होता है? मैंने आपको ये तो नहीं कंसल्टेंट कहा। कोई क्लर्क होता है? कंसल्टेंट कोई चौकीदार होता है? मैंने आपसे ऐसी कोई बात तो नहीं की। मोहम्मद आमिर क्या बनकर आया था क्रिकेट टीम में? कम बैक हुआ था तो क्या किया था उसने? मुझे आप ज़रा ये बता दें प्लीज़। किस पोजीशन पे आए थे वो जब दोबारा वापस आए थे? व्हेन ही हैड अ कम बैक, व्हाट वाज ही? चेयरमैन, डायरेक्टर और अ क्रिकेटर? आई जस्ट चलो वांट टू, ठीक है जी, आपकी बात मान ली जाती है क्योंकि आपकी बात माने बगैर चारा कोई नहीं होता। है जो ना? सट्टेबाजी का हम पे मैं ये बात कर इल्ज़ाम रही हूँ। लगा हुआ है, बड़े अरसे से लगा हुआ है, पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ क्रिकेट होती है या पाकिस्तान को पसंद नहीं किया जाता या किसी वजह से पाकिस्तान पे तनकीद आती है, तो ये 2010 का ये स्पॉट फिक्सिंग का केस था जिसमें वाकई हम कमज़ोर हुए। अब उस स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से हमारी बात हो रही थी। आगे चल के ये है, अब उसको कंसल्टेंट अगर रख लिया जाता है तो ऑब्वियस बात है कि इतराज़ तो आएगा। अब इतराज़ का हम, ये ऐसा इतराज़ है कि जिसके जवाब में हम कुछ कह नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है सलमान असलम को कंसल्टेंट ले लिया, बिल्कुल ठीक लिया, हम ये नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड ने समझा होगा कि सलमान बट एक हमारा असासा साबित हो सकता है, उसको कंसल्टेंट लिया गया। कंसल्टेंट किसका लिया गया? और भाई क्रिकेट बोर्ड में चीफ सिलेक्टर जी। एक हैं जो कि बहुत, पाकिस्तान का वो बॉलर है हाँ जी। जिन्होंने पीएसएल में सबसे ज़्यादा विकेटें ली थी हम्म। और बाद में वो केयर टेकर मिनिस्टर भी बन गए थे। जो अब की केयर टेकर इस वक्त जो चल रही है, पंजाब की जो चल रही है, उसमें केयर टेकर वो मिनिस्टर भी बन गए और पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉलर रहा है। ठीक है, उसके ये कंसल्टेंट 3 लोग हुए हैं। सलमान बट के अलावा 2 और भी हुए हैं जो रिटायर्ड, जिन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दी, जिसमें कामरान अकमल, जिसको गालिबन आप पसंद करती होंगी या नहीं करती होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन कामरान अकमल भी एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। अब ये 3 कंसल्टेंट उन्होंने लिए, ठीक है। अब ये 3 कंसल्टेंट लेके अब पीसीबी ने पता नहीं क्या सोचा होगा, हर दौर में किसी ना किसी को चीफ सिलेक्टर, चीफ कोच लिया जाता है, फिर आगे उनका कंसल्टेंट लिया जाता है। हर दौर में रहा है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में ये रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये रहा है। इस मरतबा भी आके हुआ है कि चीफ सिलेक्टर भी हुआ, चीफ कोच भी रख लिया गया। चीफ कोच है हफीज़। हफीज़ के बारे में नवाज, ये सरफराज नवाज जो है,
अपना दोस्त है, लंदन में रहता है, तो आज उसने एक बात की है कि इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि हफ़ीज़ ने किसी ज़माने में कहा था कि मैं ऐसे सेटअप का हिस्सा नहीं बनूँगा जिसमें टेंटेड पर्सनैलिटीज़ आएँगी। ठीक है, डूबियस क्रीडेंशियल्स वाली पर्सनैलिटी आएँगी, मैच फिक्सिंग वाले लोग रखे जाएँगे, स्पॉट फिक्सिंग वाले लोग रखे जाएँगे। उसकी बुनियाद पे उसने कहा कि यार तुम्हें तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसमें ये बात कि आप अगर आपका माज़ी ठीक नहीं है, दागदार है, फिर अवॉइड करना चाहिए। माज़ी दागदार हो ना, मगर मेरा माज़ी दागदार है, तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए जस्टिफ़ाई करना स्क्रीन के आगे आके बैठने का। ठीक है। हो सकता है मेरे साथ ज़्यादती हो गई हो। अब ये जो 3 प्लेयर थे, इनके हवाले से बात हुई है, तो इनको तो सज़ा मिल गई, लेकिन जो आईसीसी है, उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। आईसीसी की जो एंटी करप्शन यूनिट है, उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। और बरतानिया की अदालत है, उसका जो फ़ैसला आया जिसमें ख़ामियाँ हैं, डिस्क्रिपेंसीज़ है, उसको किसी ने नहीं देखा। हर बंदा ये बात कर रहा है, जो इस वक़्त तनकीद हो रही है इन 3 प्लेयरों पर और सलमान बट के कंसल्टेंट बनने के बाद, जो उस तनकीद में तेज़ी आई है, किसी को नहीं पता कि यार ये जो 3 नो बॉल थे। अच्छा, अब उसमें क्या है, मज़हर मजीद £1,50,000। मज़हर मजीद का लंदन में घर है 1.8 ब्रिटिश मिलियन पाउंड का। लेकिन जब ये हो रहा था 2010 में, ये भी अदालत के रिकॉर्ड में है कि वो उस वक्त तक 7 लाख ब्रिटिश पाउंड का मकरूज हो चुका था। जी। मज़हर मजीद एक 1.8 मिलियन पाउंड का घर रखने के बावजूद 7 लाख पाउंड का मकरूज हो चुका हुआ था। फिर ये बात मज़हर मजीद के दाएं बाएं से निकली कि मज़हर मजीद मैच फिक्सर्स को एक ब्लैक एंड वाइट कैटेगोरिकल टर्म में एक मैसेज देना चाहता था कि देखो, कोई मैच फिक्स करना है तो मेरे साथ रब्ता करो, मेरे कंट्रोल में देखो कैसे कैसे प्लेयर हैं, कैसे कैसे बॉलर हैं, मैं 9 बॉल करा सकता हूँ। और 9 बॉल हुई। ये उसका मैसेज था अंडरवर्ल्ड को या मैच फिक्सर्स को कि यार मेरी तरफ तवज्जो दो, हाँ। क्योंकि अंडरवर्ल्ड और मैच फिक्सर उसकी तरफ तवज्जो देते हैं जिसके ज़ेरे साया ज़ेरे असर खिलाड़ी होते हैं। जी। मज़हर मजीद ने वो साबित कर दिया था। अब मज़हर मजीद को नहीं पता था कि यार ये गले पड़ जाएगी, किसी और तरीके से गले पड़ जाएगी। उसके अलावा ये जो पैसे बरामद हुए, जो अदालत कहती है, अदालत से सवाल कर सकते हैं ना, आपका फैसला आया है ना अदालत का, जी। तो अदालत से सवाल किया जा सकता है। ये कंटेम्प्ट नहीं होती। जब आप प्रॉपर टेक्निकल तरीके से आते हो ना, ये कंटेम्प्ट नहीं होती। कंटेम्प्ट का ताल्लुक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों से है। कंटेम्प्ट में आपका लबो लहजा देखा जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, आपका फेस एक्सप्रेशन देखा जाता है। ये टेक्निकली बात करते हो कि अगर ये हुआ था तो ये इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इस पे कोई कंटेम्प्ट नहीं होती। उसमें ये है कि जी 4,000 ब्रिटिश पाउंड मार्क्ड नोट्स ऑफ ब्रिटिश पाउंड वो डिस्कवर किए गए थे इन प्लेयरों से। और उसके बाद एक प्लेयर के अकाउंट में 13,000 पाउंड थे और दूसरे प्लेयर के अकाउंट में 23,000 पाउंड थे। सवाल उठता है कि 1,50,000 पाउंड थे, तो इतने पैसे बरामद हुए, चाहे उसके फिजिकल पोजेशन में थे, सलमान बट के पास थे, आसिफ के पास थे, इतने उसके अकाउंट में थे, इतने उसके, तो बाकी पैसे कहाँ गए? सवाल उठता है ना। 1,50,000 पाउंड है। उसके बाद फिर ये हुआ, जब फैसला आया, तो ये हमेशा हर जगह पे होता है। फैसला आया तो ये कहा गया कि जनाब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, आपके खिलाफ फैसला चला गया, प्रोसिक्यूशन फंड या प्रोसिक्यूशन कॉस्ट, उसका जिम्मेदारी पड़ती है जो जिसकी वजह से केस चलाया जाता है। प्रोसिक्यूशन कॉस्ट होती है, प्रोसिक्यूशन फंड होता है। तो अदालत ने कहा था कि आपने कंट्रीब्यूट करना, तो 1,00,000 पाउंड तीनों को, सबसे ज़्यादा मज़हर मजीद पे था, उससे कम सलमान बट पे था, और फिर मोहम्मद। उससे कम। लेकिन वो 1,00,000 पाउंड था, तो बात तो 1,50,000 पाउंड की हो रही है, तो 1,00,000 पाउंड, तो बाकी 50,000 पाउंड। अब ये सवाल ऐसे हैं। अब उसमें एक और सवाल उठता है कि जब ये सीबीआई से मुलाकातें हो रही थी पॉल कॉन्डन की जी। इंडिया में, क्योंकि बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई थी, इसको मैं ही मानता हूँ, मेरे पास भी वो इंक्वायरी पड़ी है, बहुत ऐसी इंक्वायरी हो नहीं सकती। मैच फिक्सिंग में जो सीबीआई इंक्वायरी कर गई है ना, ये कोई नहीं कर, जिसकी वजह से हंसी क्रोनी भी उड़ गया यार, पता नहीं कौन बड़े से बड़ा प्लेयर जो था ना, बाकी तो बच गए, लेकिन हंसी क्रोनी बेचारा
उसकी किस्मत ख़राब थी कि उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे जब इनकी मुलाकात होती है तो सीबीआई फिर पॉल कॉन्डन को, आईसीसी को और आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट को बताती है कि ये जो बैटिंग में टर्निंग पॉइंट आया, सट्टेबाजी में टर्निंग पॉइंट आया, वो आया था जब 1978 में पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच रिज्यूम हुए थे। रिजम्पशन ऑफ द क्रिकेट मैचेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी और वहाँ से कैरियर शुरू हुआ था, डेब्यू था कपिल देव का। कपिल देव ने अपना डेब्यू वहाँ से शुरू किया था। वो कहते हैं कि ये मैच थे जिसकी वजह से इट वाज ए टर्निंग पॉइंट। जो सट्टेबाजी की दुनिया चली है ना, निकली है और उसमें एक ख़ास किस्म का रेज आया, वो कहते हैं कि वो मैचेस थे। उसके ठीक है। बाद और मैचेस हुए, बाकी मैचेस के ये सीबीआई बता रही है आईसीसी को, ये सीबीआई आईसीसी को बता रही है 2010 में कि 1978 में जब रिज्यूम हुआ था, जब क्रिकेट इंडिया की और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस दोबारा बहाल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। हालांकि बहुत और जाके देखा जाए तो बाद में जो इंडिया जीता था 1983 में, वर्ल्ड कप जीता था, दैट वाज आल्सो ए टर्निंग पॉइंट। फिर बुखातर ने जो शारजा में मैच शुरू किए थे, दैट वाज आल्सो ए टर्निंग पॉइंट। तो ग्रेजुअली फिर उसके वॉल्यूम में इजाफा होना शुरू हुआ, हुजम में इजाफा होना शुरू हुआ, फिर मैच फिक्सिंग का एक बाकायदा ट्रेंड सेट होना शुरू हो गया। चलिए, मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि तनकीद जायज़ है, लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने सालों बाद कोई कमबैक कर रहा है, भाई नेशनल टीम में तो नहीं आए ना, उन्होंने मेहनत भी की, उन्होंने डोमेस्टिक भी खेला, लेकिन उनको नहीं मौका मिला। इट्स ओके। आप लोग की क्या ओपिनियन है, हम लोग सिर्फ शेयर करें, हम लोग बात करें, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वेयर एज ये तो इश्यूज़ और बातें चलती रहेगी। Till then, just stay tuned with Sama Podcast. Next episode, Busha Khan's just leaving, but do not forget to share, like, and subscribe at Sama Podcast. Till then, just take good care of yourself. Bye bye.